बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने आपके साथ यूनिट नंबर 3 डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। तो बिल्कुल पिछले लेक्चर्स की तरह पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने इस लेक्चर में या आज के यूनिट में क्या क्या कुछ डिस्कस करना है। हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके सिलसिले में हम लोगों ने वर्क डिस्कस करना है, एनर्जी की टाइप्स यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करनी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना है, पावर को हम देखेंगे ऑफ कोर्स, और फिर सर्कुलर मोशन के सिलसिले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसमें रेडियन भी आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटीज के दरमियान का रिलेशनशिप डिस्कस करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस करनी है और लास्टली जियोस्टेशनरी सेटेलाइट्स डिस्कस करना है। अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्क का। When a force acts on a body such that it covers some distance in direction of force, the work is done। यानी जब भी कोई फोर्स किसी जिस्म पे लगे और वो जिस्म फोर्स की ही डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर करे तो हम क्या कहते हैं, क्या हुआ है, वर्क हुआ है। सवाल पैदा होता है इसका फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए एक डायग्राम ध्यान से देखें। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक जिस्म पर से ये एक फोर्स लग रही है जो एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रही है, थीटा, जिसके नतीजे में वो जिस्म क्या कर रहा है, एक डी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब अगर मैं फोर्स के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ एक्स या एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ वाई या एफ साइन थीटा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के लॉन्ग हो रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट करवाने का बायस ये कंपोनेंट होगा, ये नहीं। तो बाय डेफिनेशन वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क वैसे का वैसा, फोर्स की जगह क्या लिखा जाएगा, एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखा जाएगा, डी, और वो फॉर्मूला बन गया जो आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एफ डी कॉस थीटा, कि जिसको आप वेक्टोरियल फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी भी लिखा जा सकता है। इसके यूनिट्स क्या होंगे जी, सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क के यूनिट्स न्यूटन मीटर होते हैं कि जिनको जूल भी कहा जाता है। कुछ दूसरे यूनिट्स भी डिस्कस करें, कैलोरीज जो कि 4.18 जूल के बराबर होती है, अर्ग जो कि 10⁻⁻⁷ जूल के बराबर होता है, किलोवाट आवर जो कि 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो कैलोरीज, अर्ग, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे क्या हैं, वर्क के यूनिट्स हैं। फिर कुछ एमसीक्यू के रिजल्ट्स कि जब एंगल 0 डिग्री होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ डी। जब यहां पे आप थीटा की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो cos 0 क्या होता है, +1, तो वर्क का आंसर क्या आ जाएगा, एफ डी। जब एंगल 180 डिग्री होगा तो cos 180 डिग्री होता है -1, तो अब वर्क का आंसर क्या आ जाएगा, -एफ डी। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या होता है, 0, तो कोई वर्क नहीं होगा। और अब एक और एमसीक्यू का रिजल्ट देख लें, जब एंगल 60 डिग्री होगा तो वर्क मैक्सिमम वर्क का हाफ हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो प्लीज इधर देखें। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। मैं जानबूझ के कुछ मिस कर गया, मैं क्या मिस कर गया, मैं एफ डी मिस कर गया, और एफ डी क्या होता है, मैक्सिमम वर्क। तो अगर यहां पे मैं थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, 60, तो ये क्या बन जाएगा, W इक्वल्स W मैक्स कॉस 60, और कॉस 60 क्या होता है, 1/2। इसका मतलब वर्क, मैक्सिमम वर्क का हाफ कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा एंगल बन रहा होगा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। इस तरह मुख्तलिफ एंगल्स पे आप वर्क्स की वैल्यू बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात, अगर ये एंगल थीटा फोर्स और वाई एक्सिस के दरमियान गिवन हो, इससे पिछली वाली एग्जांपल में हमें थीटा किसके दरमियान गिवन था, एफ और डी के दरमियान, या एफ और एक्स एक्सिस के दरमियान। अब ये एंगल हमें किसके दरमियान गिवन है, फोर्स और वाई एक्सिस के दरमियान गिवन है। तो याद रखिएगा, फोर्स और वाई एक्सिस के दरमियान अगर कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा, तो फोर्स और एक्स एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये कौन सा एंगल बन रहा होगा,
90 माइनस थीटा, और अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस, और कॉस के आगे एंगल कौन सा आता है जो एफ और डी के दरमियान बन रहा हो, एफ और डी के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अब वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा से चेंज होके क्या हो गया, एफ डी साइन थीटा हो गया। और अब एमसीक्यूज के रिजल्ट रिवर्स हो जाएंगे या मुख्तलिफ हो जाएंगे कि 0 डिग्री पे वर्क 0, 90 डिग्री पे वर्क मैक्सिमम यानी प्लस एफ डी, चूंकि साइन 90 +1 होता है, और 30 डिग्री पे वर्क मैक्सिमम वर्क का आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, यानी फोर्स ना अपनी वैल्यू चेंज कर रही हो ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, तो फिर एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान ग्राफ क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको क्या जनरेट करती दिखाई दे रही है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, दोनों का एरिया निकालने का फॉर्मूला एक ही है, लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर मैं इस ग्राफ का क्या निकालूं, एरिया निकालूं, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ क्या है एफ कॉस थीटा, विड्थ क्या है डी, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, जो किसके बराबर होता है, वर्क के। तो यहां से एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट आ गया, द एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स यू द वर्क डन। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में या रोजमर्रा जिंदगी में जिन फोर्सेस से हमारा वास्ता पड़ता है वो फोर्सेस कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती हैं। वेरिएबल फोर्स या तो अपनी वैल्यू चेंज कर रही होगी या डायरेक्शन चेंज कर रही होगी। तो इस सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ को रैंडम शेप आएगी। तो आप इस रैंडम शेप में भी यही रूल लगेगा कि आप वर्क निकालने के लिए ग्राफ का क्या निकालेंगे, एरिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ को n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये इंटरवल इतने स्मॉल हैं कि ऑलमोस्ट किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0। इसका क्या मतलब है कि इंटरवल इतने स्मॉल हैं कि अगर कोई फोर्स में कोई चेंज हो भी रही है तो वो इतनी मामूली हो जाएगी कि फोर्स एक इंटरवल के लिए कैसे बिहेव करना शुरू कर देगी, लाइक अ कांस्टेंट। और फिर आप क्या करेंगे, इन तमाम n नंबर ऑफ इंटरवल्स का एरिया या वर्क निकाल के, टोटल वर्क निकालने के लिए तमाम n नंबर ऑफ इंटरवल्स के एरिया या वर्क को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आई एम श्योर आपने रूटीन की क्लासेस में ये बहुत डिटेल तरीके से पढ़ा होगा। इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक किस्म का एमसीक्यू लिखा हुआ है, ऑप्शंस नहीं लिखी हुई लेकिन एमसीक्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है कि जिसका बिहेवियर आपको ये दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपके साथ 2 दफा डिस्कस किया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से अगर वो आपको क्वेश्चन में कह देता है कि क्या फाइंड करें, वर्क फाइंड करें, तो आपको ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। यहां पे आपको ग्राफ 2 एरियाज कवर करता दिखाई दे रहा है, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो मैंने साथ में कैलकुलेशन और सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि अब वर्क फाइंड करने के लिए आपको दोनों एरियाज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो पहले जब मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूं तो लेंथ आपको कितनी दिखाई दे रही है, 10, विड्थ कितनी आपको दिखाई दे रही है, 5। तो इस पोर्शन का वर्क या इस पोर्शन का एरिया क्या आएगा, 10 इंटू 5 या प्लस 10 इंटू 5। और जब मैं यही प्रोसीजर इस नीचे वाले जिसको मैंने रेड कलर से शेड किया हुआ है एरिया के लिए करूंगा, तो अब इसका भी एरिया या वर्क क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ। इसकी लेंथ आपको क्या दिखाई दे रही है, -10। इसकी विड्थ आपको कहां से कहां तक जाती दिखाई दे रही है, 5 से 10 तक। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, -10 इंटू 5। नो दिस इज 50, दिस इज -50। इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस तरह से आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकाल के फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की मदद से आप किसी भी जिस्म पर किया गया या किसी भी जिस्म का किया गया वर्क फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा बात को और आगे लेके चलें, अभी वर्क का ही सिलसिला जारी है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ Fx। और आगे आपको पता है एक बड़ा मशहूर लॉ है जो क्या कहलाता है, हुक्स लॉ, जिसके मुताबिक F किसके बराबर होता है, Kx के। तो फिर हाफ Fx में अगर मैं इस F की जगह Kx रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, हाफ Kx स्क्वायर। और अगर मैं इस x की जगह f ओवर k रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, f स्क्वायर ओवर 2k। तो ये सारे वर्क डन बाय स्प्रिंग सिस्टम के फॉर्मूलाज हैं। इसमें f क्या है, अप्लाइड फोर्स, x क्या है, उस फोर्स के नतीजे में पैदा होने वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन, और k आप सबको पता क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। अब यहां पे एमसीक्यू का अगेन 2 बड़े सिंपल से रिजल्ट बन जाते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो और स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हो, मैं फिर बोल रहा हूं अगर फोर्स कांस्टेंट हो और स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हो तो फिर वर्क्स की रेशियो स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशियो का इनवर्स होती है। ये फॉर्मूला में दिखाई भी दे रहा है।
अगर F कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है तो वर्क स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या दिखाई दे रहा है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो W1/W2 किसके बराबर आ जाएगा, डेफिनेटली K2/K1 के बराबर आ जाएगा। आगे चलें, लेकिन अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट हो, यानी दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो, सेम हो, लेकिन दोनों स्प्रिंग्स पे फोर्स सेम ना लग रही हो, तो फिर वर्क फोर्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर के कांस्टेंट होगा तो वर्क फोर्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब वर्क्स की रेशियो दोनों फोर्सेस की रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहां से जाहिर सी बात है एमसीक्यूज के काफी सारे रिजल्ट बन सकते हैं। अगेन वर्क का सिलसिला अभी भी जारी है। वर्क एंड टॉक एक नया फॉर्मूला जो नॉर्मली रूटीन की क्लासेस में हम नहीं पढ़ते। वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी कुछ देर में हम जाके पढ़ेंगे, आई एम श्योर आपने पहले भी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि एस किसके बराबर होता है, आर थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल्स एफ एस क्या बन गया, एफ आर थीटा। इसमें आर को एफ के साथ ले जाए तो क्या बन जाएगा, आर एफ थीटा। और आर एफ क्या होता है, टॉक। तो वर्क का फॉर्मूला एफ एस भी होता है और वर्क का फॉर्मूला टॉ इंटू थीटा भी होता है, जिसमें एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टॉ क्या है, टॉक, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिएगा सेंटीमीटर फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स में आपको पता है सेंटीमीटर फोर्स किसकी तरफ होती है, सेंटर की तरफ अलोंग रेडियस। और सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होता है, टेंजेंट के अलोंग। तो अगर फोर्स रेडियस के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग है, तो आपको पता है सर्कल के लिए रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा एंगल बन रहा होगा, 90। और अभी हमने डिस्कस किया cos 90 0 होता है। तो सेंटीमीटर फोर्स कोई वर्क नहीं करती, सेंटीमीटर फोर्स पूरे सर्कल में कोई वर्क नहीं करती, सेंटीमीटर फोर्स इवन आधे सर्कल में भी कोई वर्क नहीं करेगी, सेंटीमीटर फोर्स सर्कल के मखसूस पोर्शन में भी कोई वर्क कर ही नहीं सकती, याद रखिएगा। अब कुछ एमसीक्यूज की तरफ चलें जरा। When object moves against gravity, the work done by gravity and change in potential energy respectively are। जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा हो तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो उसकी हाइट में क्या हो रहा होगा, इजाफा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रिकॉल करें, mgh। तो जब हाइट में इजाफा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में भी इजाफा होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से कैसे मूव कर रहा है, ऑपोजिट। नो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर को, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे को। तो एंगल क्या बनेगा, 180। और अभी आपके साथ डिस्कस किया कि 180 पे वर्क नेगेटिव हो जाता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो टेक्निकली किधर जा रहा है, ऊपर। और ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है, लेकिन ग्रेविटी का उस पर किया गया वर्क नेगेटिव होता है। तो आपने दो अल्फाज तलाश करने हैं कि वर्क डन नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी नेगेटिव एंड इंक्रीजेस। तो नेगेटिव और इंक्रीजेस मुझे किस में दिखाई दे रहा है, डेल्टा में। अच्छा, अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की बजाय किधर आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता, तो हमें हाथ से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा होता तो अब ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होना था और अब पोटेंशियल एनर्जी में कमी होनी थी, चूंकि हाइट अब कम हो रही है। तो आप एक एमसीक्यू से दो एमसीक्यू इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से कौन सी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ना होना बेसिकली फोर्स का कंजर्वेटिव होना, यानी जो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगी वो एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स होगी। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है कि जिसमें ए किया गया काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, बी क्लोज पाथ में वर्क जीरो होता है, लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। चलें वर्क पे मेरे से काफी डिटेल्ड डिस्कशन होगी, बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। एवरेज पावर क्या होती है, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। और अगर मैं पावर का फोर्स और वेलोसिटी से रिलेशनशिप निकालूं तो वो क्या होता है, एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा। इसमें एफ क्या है, फोर्स, वी क्या है, वेलोसिटी, और थीटा क्या है, फोर्स और वेलोसिटी में बनने वाला एंगल। पावर के यूनिट्स क्या होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, जूल पर सेकंड या वॉट। चले बात को फिर थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। एनर्जी, काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक टाइप कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी या तो मोशन की वजह से होती है या पोजीशन की वजह से होती है। अगर मैकेनिकल एनर्जी मोशन की वजह से होगी तो वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी, कि जिसका एक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें एम क्या है, ऑब्जेक्ट की मास, वी क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड। या इसी फॉर्मूला को आप क्या कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर ओवर 2m। इसमें पी क्या है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, और एम ऑफ कोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट की मास। या इसी फॉर्मूला को आप क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई 2, कि जिसमें P अगेन क्या है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, और V ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड। सो मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कस किया, काम करने की सलाहियत, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारे टाइप्स में से एक टाइप क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी या तो मोशन की वजह से होती है या पोजीशन की वजह से होती है। अगर मैकेनिकल एनर्जी मोशन की वजह से हो तो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तीनों फॉर्मूलास आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए। और अगर मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन की वजह से हो तो वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसकी आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मसलन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है, जिसका फॉर्मूला होता है mgh, m मैस, g ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h ऑब्जेक्ट का सरफेस ऑफ अर्थ से फासला। दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसी जिस्म में इलास्टिसिटी की वजह से होती है। स्प्रिंग के केस में इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है, एक्सटेंशन। जबकि एक किस्म की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने सेकेंड ईयर में स्ट्रेन एनर्जी भी पढ़ी होगी, जो डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट में पैदा होती है, कि जिसका फॉर्मूला क्या होता था, U इक्वल्स हाफ एफ डेल्टा एल। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, और डेल्टा एल क्या है, एक्सटेंशन। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि EV या QV होती है। इसमें E या Q क्या है, ऑब्जेक्ट का चार्ज, और V क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके क्रॉस आप ऑब्जेक्ट को क्या करवा रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं। चूंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर मैं KE और V स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं KE और V का ग्राफ बनाऊंगा तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आपको ग्राफ की शेप क्या दिखाई दे रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, कि जिसको पैराबोला भी कहा जाता है। एक बहुत अहम एमसीक्यू जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हाँ, वैल्यूज क्या हो सकती हैं, तब्दील हो सकती हैं, लेकिन आई एम श्योर आपको जब ये एमसीक्यू समझ आ जाएगा तो मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए आपको इसको करना इतना मसला नहीं होगा। इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज। एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में 20% का इजाफा हुआ तो पता है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा। अब इसको करने का एक तरीका देखें। फर्स्ट करें, इनिशियल मोमेंटम क्या था, 10, तो 10 का 20% क्या होता है, 2। तो जब मोमेंटम में 2% इजाफा हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम 10 से बढ़ के क्या हो गया, 12। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मसलन इनिशियल मोमेंटम था 100, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 120। तो आप कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू ले सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम क्या था, 10, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 12। अब आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ परसेंटेज निकालने का तरीका, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इंटू 100। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, नीचे भी इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू रिप्लेस करें, परसेंटेज इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मोमेंटम कितना था, 12, तो 12 का स्क्वायर। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 10, तो 10 का स्क्वायर। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू 100। और 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100, और ये 100 क्या हो गया, कैंसल। 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस 100, 44%। बेटा एक तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का, एक इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम प्लस माइनस एन स्क्वायर, जबकि एन क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ओवर 10। अब बच्चा यहाँ पे सवाल ही करता है वाई प्लस माइनस, तो जाहिर सी बात है अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस आएगा, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस आएगा। अब इस एमसीक्यू को इस फॉर्मूला से करें, प्लीज ध्यान से देखिएगा। एन क्या था, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ओवर 10। नो प्लीज, एन इक्वल्स परसेंटेज चेंज कितनी आ रही थी मोमेंटम में, 20 ओवर 10, तो एन क्या आ गया, 2। और अब जरा इस फॉर्मूला को देखिएगा जरा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना था, 20, इंक्रीज है तो प्लस एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 20 इंटू 2 40 प्लस 4 44%। और याद रखिएगा अगर इसी एमसीक्यू में इंक्रीज की जगह क्या आ जाए, डिक्रीज आ जाए,
यानी क्वेश्चन क्या बन जाए, इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाय 20%, तो अब यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और अब 40 माइनस 4 का आंसर क्या आएगा 36, आपके इसी एमसीक्यू का आंसर होगा 36। और रिवर्स फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है, मसलन इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 44%, तो फिर मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन परसेंटेज का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 100। आगे मैं यहां से कैलकुलेशन अगर मैं ना भी बताऊं आप कर सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या थी, 12 का स्क्वायर यानी 144 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 100। ये क्या है 144 का स्क्वायर रूट यानी 12 इंटू 10 120 माइनस 100 इज 20%। सो होपफुली ये शॉर्टकट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो बात हमने करनी है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क डन किसके बराबर होता है डेल्टा यू यानी चेंज इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब भी एनर्जी की किसी भी किस्म में कोई चेंज आएगी तो क्या होगा, वर्क होगा। इसी को समझने के लिए एक एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। अ लोडेड एंड अनलोडेड बस are moving with same kinetic energy, both are stopped by equal retarding forces such that they cover distance of s1 and s2 before stopping. Then option A, s1 is greater than s2, option B, s1 is less than s2, option C, s1 equals s2, option D, none of these। अभी आपके साथ डिस्कस किया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से अगर मैं वर्क की जगह क्या लिख लूं F इंटू एस, तो ये क्या बन जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नो यहां से S क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर फोर्स। अब प्लीज जरा दोनों जो बसेस थी उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, सेम, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। चूंकि दोनों को इवेंचुअली रोक दिया गया है तो दोनों बसेस के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर सेम, और दोनों बसेस के लिए आप देख सकते हैं कि रिटार्डिंग फोर्सेस भी क्या लग रही हैं, जो ब्रेक्स लग रही हैं जो बसेस को रोक रही हैं वो भी क्या है, सेम। इसका मतलब दोनों बसेस के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर सेम, दोनों बसेस को रोकने वाली फोर्सेस सेम, तो दोनों बसेस का रुकते रुकते इवेंचुअली कवर किया हुआ फासला यानी S1 और S2 भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चार्ली, यानी S1 इक्वल्स S2। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट बात हम लोगों ने करनी है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा फेमस रिजल्ट, बहुत सिंपल सा आर्टिकल, और आपको याद होगा कि ये रूटीन की क्लासेस में काफ़ी अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। एक ऑब्जेक्ट है, यह एक ऑब्जेक्ट होता था जो किसी पर्टिकुलर हाइट पर रेस्ट हालत में होता था, तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ क्या मौजूद होती थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जो ही उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता था वो नीचे गिरना शुरू हो जाता था विद कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग स्पीड। नतीजतन उसकी हाइट में कमी आना शुरू होगी, स्पीड में इजाफा होना शुरू हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कैलकुलेशन करके साबित करते थे कि टॉप पे एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती थी, जबकि बॉटम पे जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ज़मीन को हिट कर रहा है वहाँ पे एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी, जबकि दरमियान में एनर्जी दोनों एनर्जीज की वजह से होती थी। तो इस पूरी मोशन के दौरान आप एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट फाइंड करते थे कि इस पूरी मोशन के दौरान लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और यहीं से एक बड़ा मशहूर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकलता था, या इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकल रहा है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg h1 माइनस h2। h1 क्या है, इनिशियल हाइट, h2 क्या है, फाइनल हाइट, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन ये रिजल्ट कब आता था, जब आप एयर फ्रिक्शन को अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते थे। जब आप एयर फ्रिक्शन को अपनी कैलकुलेशन में शामिल करें, यानी ये रिजल्ट कब था, इन एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। और ये रिजल्ट जो मैं लिखने लगा हूं ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन है।
तो आइडियल केस में जब कोई एयर फ्रिक्शन ना हो तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है कि एयर फ्रिक्शन तो खत्म हो नहीं सकती, लिहाजा गिरता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा किस में लॉस कर जाता है, फ्रिक्शन में लॉस कर जाता है। लिहाजा अब इक्वेशन क्या बनेगी, इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस सम अमाउंट ऑफ वर्क यूज्ड अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। और इसको मुख्तसरन यूं भी लिखा जा सकता है, जिसमें mgh क्या है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर क्या है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और fh में f क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शनल फोर्स, और h क्या है, वो हाइट, जितने हाइट के थ्रू ऑब्जेक्ट गिरा है, और fh क्या है, एनर्जी लॉस अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यहां पे भी इवन आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल एनर्जी हर सिचुएशन में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। रिमेंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मशहूर स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन टाइप, फ्रॉम वन टाइप इनटू अनदर टाइप, एंड ओवरऑल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलें आगे बात को थोड़ा सा लेके चलते हैं और अब अपनी रोटेशनल डायनामिक्स या एंगुलर डायनामिक्स की तरफ आते हैं, जिसमें हमने सबसे पहली चीज क्या देखनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फर्स्ट करें, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली कहां पे था, पॉइंट ए पे। वो पहले से क्या कर रहा था, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, और सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या था, आर, और जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो कहां से पास कर रहा था, पॉइंट ए से। यानी अब शायद आपको जुमले समझ आए कि ऑब्जेक्ट पहले से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन जब हमने इस मूव करते हुए घूमते हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए। डेल्टा टी टाइम के बाद ये एस डिस्टेंस कवर करके कहां पे चला गया, पॉइंट बी पे चला गया, सच दैट कि ए से बी तक जाते हुए इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, मैंने अभी आपको बताया एस, और ए से बी तक जाते हुए इसने एंगल कितना कवर किया, थीटा। देन दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन स्मॉल एंगल्स तक। याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री तक वेक्टर रहता है। मैं फिर बोल रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 यानी 10 डिग्री तक वेक्टर रहता है। 10 डिग्री के बाद ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो ये वेक्टर नहीं रहता। दैट इज व्हाई जुमला आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर स्मॉल वैल्यूज ओनली। और स्मॉल वैल्यूज कितनी है मैं बार बार बता चुका हूं, 10 डिग्री। आगे चलें, ये एक्सियल वेक्टर है, यानी हमेशा किसके अलोंग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिमेंबर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करने वाली एक इमेजिनरी लाइन कि जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है, लाइन ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर, ये हमेशा किसके लॉन्ग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होता है। इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होता है, रेडियन, जबकि रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री। और इस थीटा का एस से रिलेशनशिप क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें एस और थीटा मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। और आर किसको शो कर रहा है, सर्कुलर पाथ के ऑर्बिटल रेडियस को। चलिए बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। रिमेंबर लीनियर वेलोसिटी v, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। तो अब इस डेफिनेशन में लीनियर की जगह एंगुलर चेंज कर दें, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। क्या मतलब, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। रिमेंबर v क्या होता था, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। चलिए इसको बोलने का तरीका फिर, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। तो अब आपको सिंपली इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट s की जगह क्या रिप्लेस करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो एक डेफिनेशन लीनियर वेलोसिटी से किस में चेंज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी में। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, ओमेगा इक्वल्स डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसके सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स क्या होंगे, रेडियंस पर सेकंड। ये भी क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है,
किसके लॉन्ग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होता है, और इसका लीनियर वेलोसिटी से रिलेशनशिप क्या है, v इक्वल्स r ओमेगा, जबकि ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, v क्या है लीनियर वेलोसिटी, और r क्या है सर्कुलर पाथ का ऑर्बिटल रेडियस। बिल्कुल इसी तरह रिमेंबर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से रिप्रेजेंट होता है किसके बराबर होता है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इसके यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या है एक्सियल वेक्टर है, किसके लॉन्ग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होता है, और इसका टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन से क्या रिलेशनशिप है, a इक्वल्स r अल्फा। रिमेंबर ये r क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, और a क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नहीं है, a क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन सारी डेफिनेशंस और इन रिलेशनशिप्स s इज इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा से अब इक्वेशन ऑफ मोशंस भी आपको चेंज होती दिखाई दे रही हैं। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन क्या थी, vf इक्वल्स vi प्लस at, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन क्या हो जाएगी, ओमेगा f इक्वल्स ओमेगा i प्लस अल्फा t। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स vit प्लस हाफ at स्क्वायर, किस में चेंज होगी, थीटा इक्वल्स ओमेगा it प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन 2s इक्वल्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, किस में चेंज होगी, 2 अल्फा थीटा इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इवन बेसिक लॉस भी आपको चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू fs या वर्क इज इक्वल टू टॉर्क थीटा। रिमेंबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी s का एनालॉगस कौन थीटा, और फोर्स का एनालॉगस कौन टॉर्क। इसी तरह p इज इक्वल टू fv, किस में चेंज हो गया, p इक्वल्स टॉ ओमेगा। इसी तरह इवन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको चेंज होता दिखाई दे रहा है, F इक्वल्स ma, किस में चेंज हो गया, टॉ इक्वल्स आई अल्फा। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन एंड दिस इज फेमसली नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एंगुलर या सर्कुलर या रोटेशनल मोशन। अब यहां पे मैं कुछ वक्त निकाल के कि इससे पहले कि मैं सेंटीमीटर फोर्स आपके साथ डिस्कस करूं, कुछ तरतीब से आपके साथ बातें डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशंस की 3 पॉसिबल टाइप्स हो सकती हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशंस की 3 पॉसिबल टाइप्स हो सकती हैं। पहली टाइप क्या कहलाती है, रेडियल एक्सेलरेशन। अगर ये रेडियल एक्सेलरेशन है तो ये किसके अलोंग होगा, रेडियस के अलोंग होगा। इसके पैदा होने की वजह वेलोसिटी का चेंज होना है, यानी डायरेक्शन का चेंज होना है। यानी रेडियल एक्सेलरेशन की पैदा होने की वजह किसी जिस्म का सर्कुलर पाथ में घूमते हुए अपनी डायरेक्शन क्या करना है, चेंज करना है। यानी रेडियल एक्सेलरेशन पैदा होने की वजह वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना है। यानी रेडियल एक्सेलरेशन क्यों पैदा होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से। रिमेंबर मैंने स्पीड का वर्ड यूज नहीं किया, रिमेंबर मैंने मैग्नीट्यूड का वर्ड नहीं यूज किया। मैं बार बार किस पे एम्फसाइज कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। रेडियल एक्सेलरेशन के पैदा होने की वजह वेलोसिटी की डायरेक्शन का चेंज होना है, और ये कॉमनली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहलाता है। जी बिल्कुल, यानी जिसको आप पहले क्या कहते थे, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते थे, वो एक्चुअली रेडियल एक्सेलरेशन है, कि जिसका फॉर्मूला आगे जाके हम एक दफा फिर रिकॉल भी कर देंगे, v स्क्वायर ओवर r होता है। सर्कुलर मोशन में दूसरी तरह का एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, एक्सियल एक्सेलरेशन। ये एक्सियल एक्सेलरेशन है तो फिर किसके लॉन्ग होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा, और इसके पैदा होने की वजह ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना है। और ये वही है जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा ओवर टी से आने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। जबकि तीसरी किस्म का एक्सेलरेशन कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो किसके लॉन्ग होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और इसके पैदा होने की वजह सर्कुलर पाथ में स्पीड का चेंज होना है। आई रिपीट, इसके पैदा होने की वजह सर्कुलर पाथ में स्पीड का चेंज होना है। और ये वही लीनियर एक्सेलरेशन है जो आपने लीनियर डायनामिक्स में पढ़ा था, जो किसके बराबर होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सो होपफुली अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ये ए बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये अल्फा बेसिकली एक्सियल एक्सेलरेशन है। अब शायद आपको ए इक्वल्स आर अल्फा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो सर्कुलर मोशन में कितनी तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, मैंने डिस्कस कर दिया। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितनी तरह के हो सकते हैं, 3, लेकिन वेलोसिटीज कितनी तरह की होती हैं, सिर्फ 2। पहली टेंजेंशियल वेलोसिटी,
अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो ये किसके लॉन्ग होगी, टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और ये वही v है जो आपने लीनियर फिजिक्स में पढ़ी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी वेलोसिटी क्या कराती है, एक्सियल वेलोसिटी। अगर ये एक्सियल वेलोसिटी है तो किसके लॉन्ग होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगी, और वही है जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी है कि जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी कहते हैं, जो किसके बराबर होती है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो आई रिपीट, सर्कुलर मोशन में कितनी तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, 3। रेडियल एक्सेलरेशन जो कि बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, रेडियस के लॉन्ग होता है, और इसके पैदा होने की वजह वेलोसिटी की डायरेक्शन का चेंज होना है। एक्सियल एक्सेलरेशन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होता है, और इसके पैदा होने की वजह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का चेंज होना है, और इसको एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सियल एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये वही लीनियर एक्सेलरेशन है जो टेंजेंट के लॉन्ग होता है, उसके पैदा होने की वजह स्पीड का चेंज होना है, और ये वही लीनियर एक्सेलरेशन है जो आपने लीनियर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटीज की कितनी टाइप होती हैं, 2। टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी या v जो कि किसके लॉन्ग होती है, टेंजेंट के लॉन्ग, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी या एक्सियल वेलोसिटी या ओमेगा जो किसके लॉन्ग होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने देखनी है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को सर्कुलर पाथ में घुमाती है या सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश कर रही होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक Fc इक्वल्स ma। इसमें Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, m क्या है मास, और ac क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v स्क्वायर ओवर r। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, बड़ा मशहूर फॉर्मूला। इसमें m क्या है, ऑब्जेक्ट की मास, इसमें v क्या है, वो स्पीड कि जिससे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कि जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r। अब सबको पता है v किसके बराबर होता है, r ओमेगा। तो जब मैं यहाँ पे v की जगह r ओमेगा रिप्लेस करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर। अब सबको पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी या 2 पाई f। तो अगर ओमेगा 2 पाई f है तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूं भी लिखा जा सकता है, फॉर्मूला यूं भी लिखा जा सकता है। यहां पे अक्सर बच्चा सवाल करता है कि ये पहला फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा, इस पर डिपेंड करेगा क्या कांस्टेंट गिवन है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है, स्पीड कांस्टेंट गिवन है, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा जिसके मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स ऑर्बिटल रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड या ओमेगा कांस्टेंट गिवन है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा जिसके मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स ऑर्बिटल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं कर सकती, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई टॉर्क नहीं पैदा कर सकती, सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड नहीं चेंज कर सकती, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर सकती, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी जीरो है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एनर्जी चेंज नहीं कर सकती। तो सवाल ये पैदा होता है क्या है, कुछ कर भी सकती है जी, बिल्कुल। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वेलोसिटी चेंज कर सकती है, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो वेक्टर भी चेंज हो रहा होगा, मोमेंटम चेंज कर सकती है, इंपल्स पैदा कर सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती, टॉर्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, एनर्जी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वेलोसिटी चेंज कर सकती है, मोमेंटम चेंज कर सकती है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या पैदा कर सकती है, इंपल्स पैदा कर सकती है। अब अगेन इससे पहले कि मैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ जाऊं, उसके बाद हम पास पेपर्स के कुछ एमसीक्यू देखें, एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट करें, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास थी m, वो एक धागे के साथ बंधा हुआ था, और मैं उस धागे को पकड़ के ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं, यूं हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं। तो इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही होगी, धागे में पैदा होने वाली टेंशन। मैं फिर बोल रहा हूं, इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही होगी, धागे में पैदा होने वाली टेंशन। और इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन हर जगह पे क्या रहेगी, mv स्क्वायर ओवर r। लेकिन ये सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। ये तो सिंपल सा रिजल्ट किसके लिए आ गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए आ गया। व्हाट इफ के वर्टिकल सर्कल हो, यानी व्हाट इफ के वही मैस हो, वही पत्थर हो, वही ऑब्जेक्ट हो, उसको मैं धागे के साथ बांध के उस धागे को, उस मैस को वर्टिकल सर्कल में यूं घुमाना शुरू कर दूं। तो वर्टिकल सर्कल में याद रखिएगा हर जगह पे टेंशन सेम नहीं होती। वर्टिकल सर्कल में बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg।
और वर्टिकल सर्कल में टॉप पे टेंशन मिनिमम होती है, और टॉप पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, जबकि हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे टेंशन एम वी स्क्वायर ओवर आर वाली शक्ल ही मेंटेन रखती है। एक बात। दूसरी बात, वर्टिकल सर्कल में हर जगह पे वेलोसिटी निकालने का भी फॉर्मूला होगा, और हर जगह पे वेलोसिटी का भी आंसर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। ये फॉर्मूला है v इक्वल स्क्वायर रूट 3gr माइनस 2gr cos थीटा। इसमें g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें r क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस, और इसमें थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेट एंड टेंशन। प्लीज ये w वर्क नहीं है, w वेट है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेट एंड टेंशन। अभी करके देख लेते हैं। मसलन टॉप पे टेंशन किधर को है, नीचे की तरफ, वेट भी किधर को है, नीचे की तरफ। तो टॉप पे टेंशन और वेट, अच्छा टॉप का मतलब क्या है कि ये सर्कुलर पाथ, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन और वेट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, यानी दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 0। अब अगर मैं यहां पे क्या रिप्लेस करूं, 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1, तो क्या बनेगा 3gr माइनस 2gr। तो टॉप पे वेलोसिटी क्या होगी, स्क्वायर रूट gr, विच इज मिनिमम वेलोसिटी। तो याद रखिएगा, टॉप पे सिर्फ टेंशन ही मिनिमम नहीं होती, टॉप पे वेलोसिटी भी मिनिमम हो जाती है। व्हाट इफ के मैं बॉटम पे डिस्कशन करूं, नाउ बॉटम पे ध्यान से टेंशन होगी ऊपर की तरफ, और वेट ऑफ कोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ। चलें यूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कहा देते, टेंशन होगी ऊपर की तरफ, वेट होगा नीचे की तरफ। अब बॉटम पे टेंशन और वेट एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट के लिए कौन सा एंगल बनता है, 180। जब मैं यहां पे 180 रिप्लेस करूंगा तो cos 180 क्या आ जाएगा, -1, वो माइनस के साथ कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। बॉटम पे वेलोसिटी आ जाएगी स्क्वायर रूट 5gr, विच इज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसका मतलब बॉटम पे सिर्फ टेंशन ही मैक्सिमम नहीं होती, बॉटम पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है। ये बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, और अभी इनका सिलसिला जारी है। व्हाट इफ कि ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया हो, कि धागा हॉरिजॉन्टल हो गया हो। अब इस सिचुएशन में टेंशन किधर को आपको दिखाई दे रही है, सेंटर की तरफ, और वेट किधर को होगा, नीचे की तरफ। अब टेंशन और वेट में कौन सा एंगल बन रहा है, 90। अब अगर मैं यहां पे क्या रिप्लेस करूंगा, 90, तो अब यहां पे चूंकि cos 90 होता है 0, तो अब यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3gr। इसका मतलब टॉप पे वेलोसिटी स्क्वायर रूट gr, बॉटम पे वेलोसिटी स्क्वायर रूट 5gr, और दरमियान में जब धागा हॉरिजॉन्टल हुआ हुआ है तो वेलोसिटी स्क्वायर रूट 3gr। लास्ट आर्टिकल, जिसके बाद हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट कि जिसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड जमीन के स्पिन टाइम पीरियड से मैच कर जाए। अब आपको पता है जमीन का स्पिन टाइम पीरियड कितना होता है, जमीन अपने गिर्द एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, 24 आवर्स में। तो अगर ये सैटेलाइट भी जमीन के गिर्द एक चक्कर कितनी देर में पूरा करे, 24 आवर्स में पूरी करे, तो ये सैटेलाइट क्या कराएगी, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कराएगी, कि जिसके लिए सैटेलाइट का ऑर्बिटल टाइम पीरियड अर्थ के स्पिन टाइम पीरियड यानी 24 आवर्स के इक्वल हो जाता है। और 24 आवर्स के इक्वल होने का क्या मतलब है कि सैटेलाइट जमीन के साथ साथ क्या करेगी, ऑर्बिट करेगी। तो ये सैटेलाइट जमीन के हिसाब से रुकी होगी, यानी ये सैटेलाइट हमें जमीन के हिसाब से, जमीन के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी हालत में दिखाई देगी, और जमीन के किसी एक पॉइंट के ऊपर ही हैंगओवर करती महसूस होगी। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी का मतलब जमीन के लिहाज से रुका होना, और जियो सिंक्रोनस का मतलब जमीन के हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाना, यानी जमीन के हिसाब से अपना टाइम पीरियड जमीन जैसा कर लेना। इस सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस क्या होता है, ये रिमेंबर, ये आर क्या है, सैटेलाइट के सर्कुलर पाथ का ऑर्बिटल रेडियस, या ये आर क्या है, सैटेलाइट से लेकर जमीन के सेंटर ऑफ अर्थ तक का फासला। अगर मैं इसको समझाने के लिए एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर दूं तो बात शायद आसान हो जाए कि दिस इज अर्थ and this is that geostationary satellite orbiting around the earth with a time period of 24 hours। तो सैटेलाइट से लेके जमीन के सेंटर तक का ये फासला, ये पूरा फासला क्या कहलाएगा, स्मॉल आर, जो किसके बराबर होगा, आर प्लस एच। इसमें आर क्या है, सेंटर से लेके तो सरफेस तक का फासला यानी जमीन का रेडियस, और इसमें एच क्या है, सरफेस से लेके सैटेलाइट तक की हाइट। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के सर्कुलर पाथ का ऑर्बिटल रेडियस यानी स्मॉल आर, या
जियोस्टेशनरी सेटेलाइट का जमीन के सेंटर ऑफ अर्थ से फासला स्मॉल आर किसके बराबर होता है, जी एम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसमें कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इसमें टी क्या है, 24 आवर्स। पाई ऑफ कोर्स 3.14 है, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। दिस इज द ऑर्बिटर रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और 4.23 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम इस डिस्टेंस में से रेडियस ऑफ अर्थ क्या कर दें, माइनस कर दें, तो दिस इज द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर। तो ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का सेंटर ऑफ अर्थ से फासला और ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का इक्वेटर पे सरफेस ऑफ अर्थ से फासला। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटर वेलोसिटी कितनी होती है, तकरीबन 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्गिट्यूडनल वाइज कितना एंगल कवर करती है, 120 डिग्री। तो इसका मतलब पूरी जमीन को कवर करने के लिए आपको कम से कम कितनी सैटेलाइट चाहिए होंगी, 3 सैटेलाइट चाहिए होंगी। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन या सिस्टम इंटरसैट सिस्टम कहलाता है, जिसको 126 कंट्रीज गवर्न कर रही हैं। ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का इंटरसैट सिस्टम है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोवेव्स, यानी एक टेलीकम्युनिकेशन के लिए किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सहारा लेता है, माइक्रोवेव्स का, कि जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 4, 6, 11, 14 गीगाहर्ट्ज। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट तकरीबन 30,000 टू वे कॉल्स और 3 टीवी चैनल्स को लिए को गवर्न कर सकती है, को स्टोर कर सकती है। फाइनल बात, जिसके बाद हम पास पेपर्स के एमसीक्यू की तरफ आएंगे। यहां से एक बड़ा अहम रिलेशनशिप आपको निकलता दिखाई दे रहा है कि ऑर्बिटर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻²/3। ऑर्बिटर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻²/3, यानी किसी भी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटर रेडियस टाइम पीरियड की पार्ट 2/3 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर्स, हम अपनी बात को किससे वाइंड अप करेंगे, कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यू से वाइंड अप करेंगे। तो सिलसिला शुरू करें जरा पास पेपर्स के एमसीक्यूज का। तो इस सिलसिले में पहला एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। 4 पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी देन व्हिच हैज मैक्सिमम मोमेंटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद हो, कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, p²/2m। तो यहां से p² किसके बराबर आ जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से p किसके बराबर आ जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। इसमें ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी, m क्या ऑब्जेक्ट की मास, p क्या ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। जरा कॉन्स्टेंट्स पे थोड़ा सा गौर कर लें। 2 कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, चूंकि तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस केस में मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो इन चारों पार्टिकल्स में से सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा, जिसकी मास सबसे ज्यादा होगी। इन चारों पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सबसे हल्के पार्टिकल्स हैं। उसके बाद कौन आता है, प्रोटॉन, थोड़ा सा भारी हो गया। और इन चारों पार्टिकल्स में से द मोस्ट मैसिव वन इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की मास सबसे ज्यादा, तो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम भी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। वर्क डन इज इक्वल टू, अगेन बुक की लाइंस, और अगर आपने बुक ध्यान से पढ़ी हो, लेक्चर ध्यान से सुने हो, तो बड़ी आसानी से हासिल होने वाले नंबर हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जिसके मुताबिक वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकती है, चेंज इन इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी भी आ सकती है, चेंज इन हीट एनर्जी भी आ सकती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आ सकती है, एंड सो। इतनी एग्जांपल्स हैं कि मैं एग्जांपल देता जाऊंगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, मेरी एग्जांपल्स नहीं खत्म होगी। सो टू पुट इट अप इन अ वेरी इजी वे, आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, एनी ऑफ दीज, यानी डेल्टा। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। पास पेपर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, एनर्जी और वर्क के यूनिट सेम होते हैं।
और इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के भी वही यूनिट होंगे, काइनेटिक एनर्जी के भी वही यूनिट होंगे, हीट एनर्जी के भी वही यूनिट होंगे, इंटरनल एनर्जी के भी वही यूनिट होंगे एंड सो ऑन। लेकिन उससे सवाल में क्या कहा हुआ है, एसआई यूनिट्स ऑफ। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी के जो एसआई यूनिट्स होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन मीटर या जूल होते हैं। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी इज v when it has lost a potential energy of u, the mass of the body is। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट ने गिरना शुरू किया, फ्रीली फॉल करना शुरू किया, तो आपको पता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी गेन होना शुरू हो जाएगी। भारत जी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस्ट हो गई u, तो उसकी स्पीड क्या बन गई v। बताएं इस ऑब्जेक्ट की मास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जिसके मुताबिक इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। नो काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज हुई, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 ले ली जाए, चूंकि वो ड्रॉप हुआ है, तो याद रखिएगा कि जब वो ड्रॉप हुआ होगा और अपनी मोशन को एक सर्टेन पॉइंट से रेस्ट हालत में स्टार्ट कर रहा होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को उसने क्या नाम दिया हुआ है, u का। तो यहां से हमने मास की वैल्यू निकालनी है, 2 को उधर ले जाएं तो 2 उधर जाके u से मल्टीप्लाई हो जाएगा और v स्क्वायर इधर आके 2u से डिवाइड हो जाएगा। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ गई, 2u ओवर v स्क्वायर, और ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, अल्फा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। होपफुली ये एमसीक्यू आपको समझ आ गया होगा। इसमें से भी एक टेक्निकल बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ, हाफ mv स्क्वायर, बस पोटेंशियल एनर्जी के लॉस को उसने बताते हो क्या नाम दे दिया है, u का नाम दे दिया, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं। सो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज। सबसे अहम जुमला इस एमसीक्यू में, बल्कि जुमला नहीं कहना चाहिए, सबसे अहम वर्ड इस एमसीक्यू में कौन सा है, परपेंडिकुलर। और इससे एमसीक्यू जुबानी भी हो सकता है, लेकिन बाज दफा जबानी नहीं समझ आती कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, एफ क्या है फोर्स, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, और कॉस के आगे एंगल क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। कोई वर्क नहीं होगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चार्ली, यानी 0। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, ये सारे पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, तो इनसे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल एमसीक्यू भी नहीं आते हैं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा नहीं आते, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल एमसीक्यू सारे के सारे नहीं होते। कुछ एमसीक्यू बीच में इतने आसान होते हैं कि अगर आपने बेसिक लेक्चर्स लिए हो और बुक की रीडिंग अच्छे तरीके से की हो, तो फिर वो सीधे साधे आसानी से हासिल होने वाले नंबर होते हैं। द कर्व फ्लाइट ऑफ अ फाइटर प्लेन एट हाई स्पीड रिक्वायर्स अ लार्ज। कर्व फ्लाइट का मतलब क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करना। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए और आसानी से मूव करने के लिए आपको जाहिर सी बात है किसकी जरूरत पड़ेगी, अ लार्ज सेंटीपिटल फोर्स। आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी सेंटीपिटल फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस इज। अगर आपको यूनिट नंबर 1 का लेक्चर याद हो, अपनी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर याद हो, तो वहां पे भी मेंशन हुआ है, हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि अगर आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, तो वो आर्क अपने सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही होती है, 57.3 डिग्री का, जो किसके बराबर होता है, 1 रेडियन के। तो आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, रेडियन। रिमेंबर 1 रेडियन 1 डिग्री 1 रेवोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या होगा 1 रेडियन। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं, चलो एक दफा फिर, कि रेवोल्यूशन सबसे बड़ा एंगल है, फिर रेडियन आता है, फिर डिग्री आता है। तो बहरहाल आपके एमसीक्यू का आंसर क्या है, 57.3 डिग्री बनाने वाला 1 रेडियन, यानी अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, वर्क डन
बाय सेंटीमीटर फोर्सेस, ये भी एम कैट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, पास पेपर्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सो याद रखिएगा, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली जीरो। रिमेंबर मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर फोर्स वर्क नहीं करती, सेंटीमीटर फोर्स टॉर्क नहीं पैदा कर सकती, सेंटीमीटर फोर्स एनर्जी चेंज नहीं करवा सकती, सेंटीमीटर फोर्स सिर्फ क्या कर सकती है, इंपल्स पैदा कर सकती है, यानी सेंटीमीटर फोर्स सिर्फ मोमेंटम या वेलोसिटी चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड द वर्क डन बाय हिज अप्लाइड फोर्स इज, जब कोई शख्स किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को ग्राउंड से लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, ऊपर, ग्रेविटी की फोर्स किधर लग रही है, नीचे, एंगल कौन सा बनेगा 180, cos 180 क्या होता है -1, तो ग्रेविटी का वर्क इस मार्कर पे क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन मेरा हाथ जो इस मार्कर को ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है, वो फोर्स किधर को लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर को हो रही है, ऊपर की तरफ। अब इस सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री का, और अब इस सिचुएशन में वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जब आप किसी चीज को यूं उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो उस चीज पे ग्रेविटी का वर्क क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन आपका अपना वर्क क्या होता है, अल्फा, यानी पॉजिटिव। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज क्वाड्रुपल्ड, 4 गुना ज्यादा हो जाए, इट्स मोमेंटम विल। आज अभी हमने डिस्कशन में ये फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल स्क्वायर रूट 2m ke। ये क्या शो कर रहा है कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल का मतलब पता क्या है, पार्टिकल पहले भी वही था, पार्टिकल अब भी वही है। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि 2 कांस्टेंट और मैस कांस्टेंट, सो वेरिएबल 2 आ गए, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रही है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो मोमेंटम में भी इजाफा होगा, लेकिन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के नहीं, बल्कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से बढ़ेगा तो सही, लेकिन स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगा। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी में कितने गुना इजाफा हुआ, 4 टाइम्स, तो मोमेंटम में स्क्वायर रूट 4 टाइम्स इजाफा होगा, यानी मोमेंटम कितना हो जाएगा पहले के मुकाबले में, डबल। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ मैकेनिकल वॉचेस। नाउ एंगुलर स्पीड ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी, अभी डिस्कस किया, जबकि टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रोटेशन इन अ सर्कुलर पाथ। नाउ प्लीज यहीं पे रुक के जरा पहले थोड़ा सा मैकेनिकल वॉच के बारे में एनालिसिस पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैकेनिकल वॉच, या जिसको हम एनालॉग वॉच भी कहते हैं, नीडल्स या सुइयों वाली घड़ी भी हम कहते हैं, उसमें आपको पता है 3 नीडल्स होती हैं, 3 हैंड्स होते हैं, या 3 सुइयां होती हैं, सेकंड वाला हैंड यानी सेकंड वाली सुई, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सेकंड हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड, यानी 1 मिनट, यानी सेकंड हैंड एक चक्कर कितनी देर में पूरा करता है, 60 सेकंड में या 1 मिनट में। तो अगर ये एमसीक्यू किसका होता, सेकंड हैंड का होता, तो यहां पे टी की जगह क्या आ जाता, 1 मिनट या 60 सेकंड। आवर हैंड, घंटे वाली सुई या घंटे वाला जो बाजू होता है सुई का, उसका वॉच का, आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना है, यानी आवर हैंड एक चक्कर कितनी देर में पूरा करता है, 12 घंटे में। आवर हैंड टाइम, जो आवर हैंड है उसका टाइम पीरियड कितना है, 12 आवर्स, यानी आवर हैंड एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगा, 12 आवर्स में। तो अगर एमसीक्यू किसका होता, आवर हैंड का होता, तो यहां पे टी की जगह क्या आ जाता, 12 आवर्स या 12 आवर्स। लेकिन एमसीक्यू किसका है, मिनट हैंड का। तो जो घड़ी की मिनटों वाली सुई होती है, जो घड़ी का मिनट हैंड होता है, वो एक चक्कर, एक रोटेशन कितनी देर में पूरी करता है, 1 आवर में या 60 मिनट्स में। मैं फिर बोल रहा हूं, मिनट वाला हैंड एक चक्कर कितनी देर में पूरा करता है, 1 आवर में या 60 मिनट्स में। तो इसका मतलब अब ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई बाय, और टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 आवर या 60 मिनट्स।
और 2 और 60 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा π/30 रेडियंस पर मिनट। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा, π/30 रेडियंस पर मिनट। नाउ प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। A force F stops a body of mass m moving with velocity v in a distance s. The force required to stop a body of double the mass moving with the double the velocity in same distance is 2f, 6f, 4f, 8f. Now जब प्लीज ध्यान से देखिएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स ma, जबकि आप सबको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2as इक्वल्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूं तो फोर्स क्या आ जाएगी? F इक्वल्स m, और a की जगह क्या आ जाएगा? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2s। नो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है, चूंकि उसने किसका वर्ड यूज किया हुआ है? स्टॉप्स का। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v। तो इसका क्या मतलब होगा कि vf की जगह क्या आ जाएगा? 0, और vi की जगह क्या आ जाएगा? v। तो ये रिटार्डिंग फोर्स है, माइनस साइन के साथ क्या बन जाएगी? माइनस mv स्क्वायर ओवर 2s। नॉट 2 कांस्टेंट, पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। s कांस्टेंट, चूंकि इसने कहा हुआ है कि दोनों सिचुएशन में रुकने का डिस्टेंस क्या सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? ये रिटार्डिंग फोर्स मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आगे तो आप क्वेश्चन जबानी भी हो सकता है। दूसरी सिचुएशन में मास भी क्या हो गया? डबल, और वेलोसिटी भी क्या होगी? डबल। तो m की जगह 2 का फैक्टर आएगा, लेकिन v की जगह, चूंकि v के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर का फैक्टर आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 इंटू 2 क्या होगा? 8। तो अगर पहले फोर्स कितनी लग रही थी रोकने के लिए? 1 न्यूटन, तो अब फोर्स कितनी लगेगी? 8 न्यूटन। अगर पहले फोर्स कितनी लग रही थी? 2 न्यूटन, तो अब कितनी लगेगी? 16 न्यूटन। यानी फोर्स में 8 गुना 8 टाइम्स इजाफा हो गया। अगर पहले फोर्स कितनी लग रही थी? F, तो अब नई फोर्स कितनी लगेगी? 8F, यानी डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। A stationary particle explodes in two particles of masses m1 and m2 which move in opposite direction with velocities v1 and v2. The ratio of kinetic energy is 1 alpha, option 1 beta, m2 by m1 Charlie, m1 v2 over m2 v1 delta m1 by m2. Now please, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके मुताबिक इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0, बिकॉज इनिशियली द पार्टिकल वाज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जबकि फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 माइनस m2 v2। अब अच्छा, यहाँ पे सवाल कहता है आपने माइनस क्यों लिखा? चूंकि उसने सवाल में मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर एक्सप्लोजन पार्टिकल 2 मैसेज में डिवाइड हुआ है, और वो 2 मैसेज आफ्टर एक्सप्लोजन एक दूसरे से अलग होने के बाद एक दूसरे से कैसे मूव कर रही हैं? ऑपोजिट मूव कर रही हैं। तो पहले वाले का मोमेंटम m1 v1, दूसरे वाले का मोमेंटम माइनस m2 v2। अब इसके साथ प्लस लिख लें, इसके साथ माइनस लिख लें, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो यहां से अगर मैं m2 v2 को इधर ले आऊं तो m1 v1 इक्वल्स m2 v2, तो यहां से v1 बाई v2 क्या आ जाएगा? m2 बाय m1। ये प्लीज ये अपने ज़हन में रखिएगा। तो आगे चलते हैं। आपने क्या करना था? दोनों पीसेस की काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो निकालनी थी, यानी ke1 ओवर ke2 इक्वल्स हाफ m1 v1 स्क्वेयर ओवर हाफ m2 v2 स्क्वेयर। सो ke1 ओवर ke2 इक्वल्स हाफ हाफ क्या हो गया? कैंसल। क्या बना? m1 बाय m2 इंटू v1 बाय v2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में जरा ध्यान से देखिएगा। ke1 ओवर ke2 इक्वल्स m1 m2, और v1 बाय v2 क्या था? m2 बाय m1। आई रिपीट, v1 बाय v2 क्या था? m2 बाय m1। तो v1 बाय v2 का स्क्वायर क्या होगा? m2 स्क्वायर ओवर m1 स्क्वायर। एक m2 एक m2, एक m1 कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो क्या आएगी? m2 बाय m1।
1। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज नो वर्क इज डन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट किसी वर्क का ना होना शो कर रही है? अल्फा, पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग। बीटा, राइटिंग एन essay ऑन पेज। चार्ली, लिफ्टिंग द वेट्स। डेल्टा, मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। तो मेरे हाथ से आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन चलिए एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा क्या है? पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग। जब आप एक गाड़ी को जो कि इग्निशन से ऑन नहीं हो रही, स्टार्ट करने के लिए धक्का लगा रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, तो आप बकायदा गाड़ी पे फोर्स लगा के उसको क्या करवा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो वर्क हो रहा होगा। राइट, अल्फा में वर्क हो रहा है। बीटा, राइटिंग एन एसे ऑन पेज। तो जब आप पेज पे ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप बेसिकली पेन पे फोर्स लगा रहे हैं, वो पेन बकायदा पेज पे क्या कर रहा होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है, तो इसमें भी वर्क होगा। चार्ली, लिफ्टिंग द वेट्स। इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, एमजीएच रिकॉल करें। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। चूंकि चांद जमीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और कौन सी फोर्स है जो चांद को जमीन के गिर्द घुमा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे कैसे बिहेव कर रही है? लाइक अ, जी बिल्कुल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती, तो इस स्टेटमेंट डेल्टा स्टेटमेंट में कोई वर्क नहीं हो रहा होगा। और लास्ट एमसीक्यू से अपनी बात को वाइंड अप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क? एसी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। बी, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की, जिसको एक्सियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। चार्ली, टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन। डेल्टा, बोथ बी एंड सी। नाउ प्लीज, टॉर्क कब एग्जिस्ट करेगा? जब अल्फा एग्जिस्ट करेगा। रिमेंबर, टॉर्क किसके बराबर होता है? अल्फा। तो टॉर्क कब नॉन जीरो होगा, या टॉर्क कब पैदा होगा, या टॉर्क कब एग्जिस्ट करेगा, या टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा? जब अल्फा प्रोड्यूस होगा। अल्फा कब प्रोड्यूस होगा? जब डेल्टा ओमेगा एग्जिस्ट कर रहा हो। यानी अल्फा कब प्रोड्यूस हो रहा होगा? जब ओमेगा चेंज हो रहा होगा। ओमेगा कब चेंज होगा? जब स्पीड चेंज हो रही होगी। और स्पीड के चेंज होने से क्या पैदा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नहीं समझ आया? चलिए उल्टा चलते हैं, उल्टा जुमला बोलना शुरू हो जाते हैं। अगर स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होगा, कि जिसकी वजह से ओमेगा चेंज होने की वजह से अल्फा पैदा होगा, और अल्फा के पैदा होने की वजह से टॉर्क पैदा होगा। इसका मतलब टॉर्क के पैदा होने की वजह अल्फा का पैदा होना है, और अल्फा के पैदा होने की वजह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी टॉर्क के बनने की या टॉर्क के प्रोड्यूस होने की या टॉर्क के पैदा होने की असल वजह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पैदा होना है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही आगे किसको पैदा करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को पैदा करता है। साइकिल में 2 दफा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के पैदा होने का क्या मतलब है? स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड के चेंज होने का क्या मतलब है? ओमेगा चेंज हो रहा है। ओमेगा के चेंज होने का क्या मतलब है? एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा के प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है? टॉर्क पैदा हो रहा है। तो टॉर्क के पैदा होने की वजह फॉर द लास्ट टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। होपफुली इन तमाम एमसीक्यू समेत आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।